जो जाति है एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, वो बात बिल्कुल सही है। जाति व्यवस्था है, ये जो विशेष जातियाँ होती हैं, ये एक दूसरे की जातियों पर भेदपूर्ण रवैया अपनाती हैं और व्यवहारों को लागू करती हैं और न्याय संगत ठहराती हैं। ये भेदभावपूर्ण व्यवहार अपमानजनक, बहिष्कारी और शोषणकारी है। तो भेदभावपूर्ण जो व्यवस्था है ये कैसी है? अपमानजनक है, बहिष्कारी और शोषणकारी। ऐतिहासिक दूसरा पॉइंट है, ऐतिहासिक रूप से जाति व्यक्तियों को उनके व्यवसाय तथा परिस्थिति के आधार पर वर्गीकृत करती है। तो ये भी तो भेदभावपूर्ण है। प्रत्येक जाति का एक व्यवसाय होता है, तो व्यवसाय के अनुसार पर जाति को पहचानता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी जाति में जन्म लेता है तो उसी जाति का नाम उससे जुड़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक व्यवस्था जो आर्थिक परिस्थिति है उसके अनुरूप होती है। जो बड़े लोग हैं वो बड़े हैं, जो छोटे हैं वो छोटे हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च जातियां निर्विवाद रूप से उच्च आर्थिक स्थिति प्राप्त करती हैं, निम्न जातियां निम्न आर्थिक स्थिति प्राप्त करती हैं। जाति पूर्वाग्रह क्या है? तो पूर्वाग्रह हम पहले पढ़ चुके हैं। वही जाति पूर्वाग्रह है कि जो जातियां होती हैं ये पूर्व से चली आ रही हैं, मतलब जातिगत पूर्वाग्रह उनके बीच जो लोगों के मन में विचार चल रहे हैं वो जाति पूर्वाग्रह का कारण है। जैसे मैक्स वेबर ने कहा कि जाति प्रथा की उत्पत्ति सिद्धांत धर्म को माना। मजूमदार ने कहा कि जाति प्रथा एक अत्यंत जटिल संस्था है। यह शताब्दी परिश्रम सावधानी पूर्वक अनुसंधान के पश्चात हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अनोखी सामाजिक संस्था का निर्माण विकास के लिए अनेक अवस्थाओं से गुजरता है। जाति पूर्वाग्रह कुछ सिद्धांत पर आधारित है जो निम्नलिखित है। तो जाति पूर्वाग्रह की जो सिद्धांत है परंपरागत सिद्धांत है। तो परंपरागत सिद्धांत क्या है आप समझ सकते हैं, आपको हम समझा चुके हैं इस पाठ के बारे में। तो परंपरा से जो चली आई हैं जातियां, ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा है कि जाति की उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से हुई। मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र। ये क्या है? परंपरागत सिद्धांत है। राजनीतिक युक्ति का सिद्धांत है दूसरा। तो घुरैया एबेटसन के अनुसार चला आया है। तो इन्होंने कहा कि घुरैया और एबेटसन ने कहा कि जो जाति है ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है, चतुर की राजनीतिक योजना है। व्यवसायिक सिद्धांत कहता है कि जो जातियों की उत्पत्ति के लिए हम व्यवसाय को ही उत्तरदायी माना है। प्रजातीय सिद्धांत कहता है कि ये विचारों से संबंधित उत्पन्न है। अनुसूचित जातियां या अस्पृश्य जातियां, तो हमारा जो भारतीय समाज है जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है। इसमें क्या है, जातियां बटी हुई हैं, जिसमें से छोटी जातियों को निम्न स्तर पर रखा गया है, जिसे घृणित जाति तथा दूषित जाति कहा जाता है। यह धार्मिक एवं कर्मकांडियों की दृष्टि से शुद्धता और अशुद्धता के पैमाने पर सबसे नीचे मानी जाने वाली जातियां, इसलिए इन्हें अत्यंत कठोर सामाजिक अनुशासनों में दंडों का विधान करता है। भारत में अनेक क्षेत्रों में दूर से अशुद्धता का धारणा विद्यमान थी, जिसके अनुसार अछूत समझे जाने वाले व्यक्ति की उपस्थिति अथवा छाया भी अशुद्ध समझी जाती है। तो अस्पृश्य जातियां वे जातियां हैं जो धार्मिक कर्मकांडों के अनुसार नीचे पायदान पर आती हैं, जिन्हें हम शूद्र जातियां कहते हैं। ये अछूत समझी जाती हैं, इनकी छाया भी अछूत समझी जाती थी, मतलब जिसे छुआ ना जा सके, जिसे स्पर्श ना किया जा सके, ऐसी जातियां जिनके छूने मात्र से भी हमें छूत लग जाती है, वो अस्पृश्य जातियां कहलाती हैं। और ये धर्म कर्मकांडियों का देन है। इनमें दो परिभाषाएं हैं कि अनुसूचित जातियां वे जातियां हैं जिनका एक विशेष नाम विशेष समय पर लागू अनुसूचित जाति क्रम के अंतर्गत आता है। मजूमदार के अनुसार अस्पृश्य जातियां वे समूह हैं जिनके सामाजिक राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार है। इनमें से अनेक निर्योग्यताएं उच्च जातियों द्वारा परंपरागत रूप से निर्धारित हैं। तो समझ अब देख लेते हैं हम पिछड़े वर्गों की समस्याएं क्या हैं। तो पिछड़े वर्गों की समस्या है उनका आर्थिक पिछड़ापन। तो ये पिछड़े वर्गों की पहली समस्या है कि जो पिछड़े लोग हैं आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं। अनुसूचित जातियां जनजातियों के कारण ये वर्ग भी सामाजिक असमानता के अन्याय से पीड़ित रहे। इनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। अन्य पिछड़े वर्गों को आर्थिक सहायता देते समय अति समृद्ध वर्गों को अलग रखा जाता है। मतलब जो पिछड़े वर्ग की समस्या है वही
जनजाति वर्ग की समस्या है, वहीं अनुसूचित जनजाति की समस्या है, वही जनजाति की समस्या है। तो समस्याएं सब एक जैसी ही होती हैं। आर्थिक पिछड़ापन तो सभी में है। तो पेपर में आपके जो भी समस्याएं आवे उन्हें इन्हीं हेडिंग को लिख दें। लेकिन बस यही कि पिछड़ा वर्ग के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो भी यहाँ आए लिखा, जिसकी समस्याएं वो बस बदलते जाना है और लिखते जाना है। समस्या तो सब एक ही सी, समाज की समस्या है वो तो सब एक जैसी ही रहती हैं। पिछड़े वर्ग की दूसरी समस्या है वो शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन की है। आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, चेतना का अभाव रहता है, मतलब अशिक्षित होते हैं, जिनके कारण ये शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जाते हैं। राजनीतिक उत्पीड़न में, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के समान भी अन्य पिछड़े वर्ग भी राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ा गए। यद्यपि इनका उत्पीड़न अनुसूचित जातियों जनजातियों की अपेक्षा कम है, लेकिन है तो यह भी एक समस्या माना गया है। शिक्षा के माध्यम से इसमें चेतना लाने का प्रयास किया जा रहा है। शोषण एवं अत्याचार, तो अन्य पिछड़े वर्गों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचारी घटनाएं हो रही हैं, ये उच्च जातियों के वर्गों द्वारा किया जाता है। ग्रामीण समाज में अनेक कृषक जातियां हैं, इस प्रकार का शोषण अत्याचार झेल रहे हैं। हम देखने जा रहे हैं कि स्त्रियों की दशा में सुधार हेतु समाज सुधारकों के क्या प्रयास किए गए। तो समाज सुधारक हमारे कौन थे? जैसे राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फूले, अन्य जो हम देखने जा रहे हैं। स्पष्ट है, हेडिंग से स्पष्ट है कि स्त्रियों की दशा को सुधारने हेतु समाज ने क्या प्रयास किए हैं। तो पहले राजा राम मोहन राय के प्रयास हम देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय ने जो प्रयास किए हैं समाज में धर्म और स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए, वो उनका सामाजिक सुधार और प्रारंभ बिंदु कहा जा सकता है। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसमें राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया। यही स्त्री संबंधी पहला मुद्दा था जो स्त्रियों की दशा में सुधार करता है, जिसने जन सामान्य का ध्यान भी आकर्षित किया। राय के विचारों के पश्चात ये तर्क संगत और भारतीय परंपरा का अद्भुत मिश्रण था। तो जैसा कि स्पष्ट है, ये हेडिंग्स हैं इसकी। राजा राम मोहन राय, एम.डी. रनाडे, ज्योतिबा राय फूले, सर सैयद अहमद खां, ताराबाई शिंदे, बेगम रोकेया। तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया और स्त्रियों की दशा में ये पहला सुधार था जो राजा राम मोहन राय ने। एम.जी. रनाडे ने क्या सुधार किया? तो उच्च जाति की जो विधवा महिलाएं थीं, इनके प्रति जो गलत व्यवहार था, न्यायपूर्ण व्यवहार था, वो किया जा रहा था। तो रनाडे साहब ने इनका मुद्दा उठाया और इन्हें विधवा विवाह के लिए शास्त्रीय स्वीकृति प्रदान करवाई। ज्योतिबा राय फूले ने क्या किया कि जो राजा राम मोहन राय थे, गोविंद रनाडे थे, इस काल में समाज सुधारक ज्योतिबा फूले का भी आविर्भाव हुआ। राजा राम मोहन राय और रनाडे ने तथाकथित उच्च जातियों एवं मध्य वर्ग से संबंधित थे, लेकिन जो ज्योतिबा राय फूले थी वो दृष्टि से अवर्जित जाति से संबंधित थी। ज्योतिबा फूले ने जाति और लैंगिक दोनों के आधार पर भेदभाव के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई कि समाज में ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, समाज को समान तरीके से देखना चाहिए। ज्योतिबा राय फूले का विरोध था। अछूतों को सहायता देनी चाहिए और ब्राह्मण इन्हें निम्न ना समझे। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा राय फूले ने की थी। सर सैयद अहमद खान ने क्या किया? तो सर सैयद अहमद खान थे जो इन्होंने समाज को सुधारने के लिए जो मुस्लिम लड़कियां थीं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहन किया। दयानंद सरस्वती की भांति इन्होंने भी महिलाओं को शिक्षा देने का समर्थन किया और उन्हें पालन पोषण, प्रशिक्षण, गृहस्थी, शिल्पकला आदि की शिक्षा देने के लिए अपनी आवाज उठाई। ताराबाई शिंदे थी। ताराबाई शिंदे ने पितृसत्ता और जाति का विरोध किया। बेगम रोकेया ने क्या किया? तो एक धनी बंगाली मुस्लिम परिवार की बेगम रोकेया थी जो उर्दू और बांग्ला के साथ साथ अंग्रेजी भाषा भी जानती थी। इन्होंने लैंगिक समानता के बारे में योगदान दिया और मुस्लिम लड़कियों के लिए पाठशाला का निर्माण करवाया। पहले लड़कों के साथ लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो बेगम रोकेया ने इस अन्यथा सक्षम व्यक्ति यानी दिव्यांगों का संघर्ष कैसा रहा? सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार से पीड़ित
जो लोग थे वो दिव्यांग भी थे। दिव्यांग केवल इसलिए अक्षम नहीं होते जो शारीरिक मानसिक रूप से हो। दिव्यांग किसे कहते हैं? जिनका अंग भंग थोड़ा बहुत खराब हो, जैसे आँख है, कान है, पैर है, हाथ है। तो समाज इन्हें कुदृष्टि से देखता था और इन्हें शिक्षा वर्जित थी और उनकी आवश्यकताओं को समाज पूरा नहीं करता था। इसके बाद जो अन्यथा सक्षम व्यक्ति थे, अभी हाल में मान्यता मिली है कि जो अन्यथा सक्षम व्यक्ति दिव्यांग लोग हैं, विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तथ्य को ध्यान आकर्षित करता है कि जो साधारण लोग अक्षम सुविधा का जो भाव रखते हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है समाज में। तो जो अक्षम लोग हैं उनके समान लक्षण विश्व में इस प्रकार हैं कि जो अक्षम लोगों को निर्योग्य माना जाता है और यह समान लक्षण विश्व में इस प्रकार है। निरोगता और अक्षमता के समान लक्षण विश्व में इस प्रकार है कि इन्हें हम जैविक कमजोरी मांगते हैं दिव्यांग लोगों को। जो दिव्यांग लोग हैं समक्ष अनेक समस्याएं आती हैं, समस्याओं में उनकी बाधा बनती हैं, कमजोरी बनती हैं। अक्षम व्यक्ति सदैव शरीर अक्षम व्यक्ति को सदैव शिकार या पीड़ित व्यक्ति के रूप में देखा जा सकता है। निरोगता इस निर्योग व्यक्ति के प्रत्यक्ष ज्ञान से जुड़ी है। निरोगता का मूल भाव है कि यह प्रदर्शित कर देता है कि निरोग व्यक्तियों की सहायता आवश्यक है। क्योंकि व्यक्तियों का संघर्ष क्या है कि दिव्यांग व्यक्ति को जो समाज है एक बहिष्कार करता है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इनका हाथ पैर ये एक समस्या है। इस तरीके से हमने इस बारे में